बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप सबको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसके दो पार्ट हैं। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वो पार्ट है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वो पार्ट है जिसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग रिक्वायर्ड होता है। ये पुरानी कहानी है, हमने समझ लो क्विक रिवीजन ले रहे हैं। कन्फिगरेशनल आइसोमर के दो केसेस आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बोला कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कन्फर्मेशनल में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट कन्फिगरेशनल में भी कुछ ऐसे केसेस आएंगे, जैसे हमने जीआई का जब एग्जाम्पल पढ़ा था तो हमने पॉलीफिनाइल सिस्टम पढ़ा है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉलीफिनाइल सिस्टम ले लिया, इसमें यहाँ पर हमने ग्रुप्स लगा दिए जो कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए हमने एटम ए लगाया, इधर बी लगाया, डिफरेंट एटम्स लगा दिया, डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट कर दिए, मान लो यहाँ ए कर दिया और यहाँ पर बी कर दिया, तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन इसमें एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं लगता। यहाँ जीआई तो है लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए इसको स्यूडो जीआई या स्यूडो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहेंगे। काम की बात क्या है कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही कहता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आएंगे जैसे कि बाइफिनाइल का एग्जाम्पल जो हम पहले से ही जानते हैं, यहाँ पर पॉलीफिनाइल सिस्टम का ये एग्जाम्पल जहाँ पर हमें क्राउडिंग करके, स्टेरिक क्राउडिंग करके यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। और इसलिए इस तरीके के जो केसेस होंगे कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के, जिसमें कि जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हो लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग रिक्वायर्ड ना हो, उसको कह दिया जाता है, हम पहले से जानते हैं, स्यूडो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स या फिर स्यूडो, जैसे इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो स्यूडो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ बात इतना? लेकिन फिर भी कभी भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या लगेगा, कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, तो आपका आंसर यही रहेगा कि कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में ऐसा जरूरी कंडीशन है कि एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग रिक्वायर्ड होगा। तब आप इन केसेस को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि ये स्यूडो केसेस है कन्फिगरेशनल के, या स्यूडो केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ये एक्चुअल डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कन्फिगरेशनल का, कि जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्टीरियो आइसोमर को एक से दूसरे में ले जाने के लिए, इससे अलग है। क्लियर हुआ? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्यूडो स्टीरियो आइसोमर कौन होते हैं। स्यूडो स्टीरियो आइसोमर, ध्यान रखिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं दे आर स्यूडो स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये पुरानी कहानी है, हम पहले से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नया स्टार्ट करने वाले हैं, और नया क्या है? आंसर है सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे साथ हेडिंग लिखिएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जब ऑप्टिकल टर्म की बात होती है तो दिमाग में आ जाता है सीधा क्या? लाइट। जब भी ऑप्टिक्स की बात होती है तो आपके दिमाग में लाइट आता है। तो यहां पर भी वही बात है, खेल तो लाइट का ही है। होता क्या है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक सैंपल ट्यूब लिया और इसके अंदर हमने कोई कंपाउंड भर दिया, कंपाउंड या उसका सोल्यूशन भर दिया, ठीक है, और इसमें से हमने लाइट को पास किया। लाइट भी स्पेशल टाइप का लाइट होता है जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। इस सैंपल से हमने पीपीएल को डाल दिया, इसमें से पास किया।
जब ये लाइट इस सैंपल से, इस कंपाउंड से, इस मटेरियल से इंटरेक्ट करके बाहर निकलेगा, ये लाइट यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर ये लाइट जो है, ये लाइट यहां पर डाला जा रहा है इस सैंपल के अंदर। ये लाइट जब इस सैंपल से इंटरेक्ट होकर के बाहर निकलेगा तो यहां पर हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज होगी। पॉसिबिलिटी एक होगी कि ये जो लाइट है जब इससे इंटरेक्ट हुआ, ये अंदर इस सैंपल से इंटरेक्ट हुआ, मैं सैंपल को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको कहानी और अच्छे समझाया जा सकेगा। यहां पर ये हमने एक सैंपल ट्यूब ले लिया, समझ लो एक कंटेनर ले लिया है, और इसमें यहां पर कोई कंपाउंड भरा हुआ है, कोई कंपाउंड भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें हम यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम, इस पे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से डाला। अब ये लाइट जब इसमें से इंटरेक्ट होगा, मैं एक लाइट ले लेता हूं, ये पहले घुसा, अब इसके बाद ये जब लाइट इंटर करेगा, इस सैंपल से इंटरेक्ट होकर निकलेगा, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी बात करते हैं। ये लाइट है समझिएगा, एक पॉसिबिलिटी होगी लाइट में कोई चेंज नहीं और एज इट इज ऐसे सीधा निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये लाइट सैंपल के साथ इंटरेक्ट करते करते किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। जैसे देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे है, अब सैंपल में गया, ये देखिए घूमता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये मान लीजिए ऐसे रोटेट होके बाहर निकला। एक हो सकता था ऐसे बिना किसी चेंज के निकल जाता, और एक हो सकता है ऐसे गया और इस तरीके से घूम रहा है और ऐसे निकला। यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये जो गिवन सब्सटेंस है, गिवन सैंपल है, वो लाइट को तीन तरीके से, यहाँ पर लाइट के साथ तीन तरीके के बिहेवियर की बात कर सकता है। एक हो सकता है कि जो लाइट इसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लाइट से मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सैंपल में से अंदर इंटर करे तो बिना किसी चेंज के सीधा निकल जाए, जैसा था वैसा ही निकल जाए, या फिर किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। अगर कोई ऐसा मटेरियल है, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो इसमें इंटर करने वाले लाइट को, इसमें इंटर करने वाले लाइट को, जैसे यहां पे घुसा देखिए और निकलते टाइम में रोटेट हो रहा है, इसमें से इंटर करने वाले लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, घुमा दे, तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस सैंपल में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला, अब ये सैंपल जाने वाले पीपीएल को कोई चेंज ना करे, जैसा लाइट इंटर किया वैसा ही बाहर निकल गया सैंपल में से, तो हम कहेंगे कि इस सैंपल में यहां जो अंदर भरा हुआ है सैंपल या मटेरियल या कंपाउंड जो भी है, उसने लाइट के साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं दिखाया। हालांकि इसमें बहुत कुछ कहानी है, हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, बट अभी बेसिक फंडामेंटल बातें करते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस सैंपल ने लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाया, तो हम कहेंगे यहां पर रखा गया कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट के लिए उसका बिहेवियर टोटली इनएक्टिव है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने एक सैंपल लिया और इसमें हमने ये सैंपल ले लिया और इसमें हमने कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल दिया, बाहर निकलने के बाद लाइट किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, या फिर हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। लाइट इस सैंपल में से गुजरने के बाद, उससे पास होने के बाद, लाइट का मतलब बार बार बोलता हूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मीनिंग अभी समझेंगे, किसी एक डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, ये लाइट रोटेट हो जाए, तो हम कहेंगे यहां पर जो सैंपल लिया गया था वो सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है। वो सैंपल कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हो गया ऑप्टिकल बिहेवियर की बात। क्लियर हुआ बात इतना? और इस ऑप्टिकल बिहेवियर के बेसिस पर ही जो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस ऑप्टिकल बिहेवियर के बेसिस पर जो आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव के केसेस के बेसिस पर, या जो भी बहुत सारे केसेस हम लोग पढ़ेंगे, इस सिंपल सी बात करें, इस ऑप्टिकल बिहेवियर के बेसिस पर जो हमें मॉलिक्यूल के अंदर आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होगा या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो ऑब्जर्व होगा वो कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको पता है कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, और अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है तो कॉमन सेंस की बात है कि गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम, कनेक्टिविटी मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, फिर स्टीरियो है तो क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल या स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा और वहां पर ऑप्टिकल बिहेवियर भी डिफरेंट रहेगा। तो खेल ऑप्टिकल बिहेवियर का है कुल मिला के, अगर हम बात कर रहे हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब आता है कि एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया उसका क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस है, क्या इसकी कहानी है। देखिए मैं आपको मॉलिक्यूल्स पे डायरेक्टली नहीं जंप करके ले जाऊंगा, मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा तो आप परफेक्ट तरीके से समझ पाएंगे ऑप्टिकल बिहेवियर को, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर ऑप्टिकल बिहेवियर को समझना है तो यहाँ पर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले समझेंगे वो है पोलारीमेट्री। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, पोलारीमेट्री। इसमें किया क्या जाता है इस बात को समझिएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सबसे बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो ध्यान से समझिएगा। हम लोग करते क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई ये लाइट सोर्स है, ये बल्ब है कोई, ये बल्ब हो गया, ये हो गया लाइट सोर्स, लाइट सोर्स हो गया। जैसे जनरली लिया जाता है, जनरली जो लाइट सोर्स लिया जाता है वो होता है सोडियम डी लैम्प। दिस इज मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स, किसके लिए, पोलैरिमेट्री के लिए। अब क्या होगा, इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगा उस लाइट में जो भी वहां वेव होंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ वेव ऐसा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, और कुछ वेव ऐसा है जो मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकता हूं मैं तो ऐसे दिखा देता हूं, क्लियर हुआ, ये हो गया। कई बार बुक्स में आप देखेंगे ऐसा डायग्राम बना हुआ दिखेगा कि यहां से निकलने वाला लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑसिलेट हो रहा है। अभी ये लाइट है, ये ऐसा भी हो सकता है बुक्स में आपको मिले ऐसा, बट एक्चुअल कहानी क्या है कि एक ऐसा है और एक परपेंडिकुलर है इससे। लाइट एक्चुअल में क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड वेव होगा, उस डिस्कशन हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है। अब क्या होगा, इसके सामने, यहां पर इसके सामने हम लोग, या मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पर दिखा देता हूं आपको, दोनों एक साथ दिख जाएंगे। यहां पर इससे जो लाइट निकला है उस लाइट के अंदर जो वेव्स होंगे वो अभी सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, यहां पर ये मान लीजिए एक वेव हो गया और दूसरा इसके परपेंडिकुलर वेव हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया लाइट। अभी ये सिर्फ लाइट है। अब क्या करेंगे, इस लाइट को हम लोग पास करेंगे किससे, निकोल प्रिज्म से। किससे पास करेंगे, निकोल प्रिज्म से। सर ये निकोल प्रिज्म क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इस लाइट को हम पास करेंगे निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या समझिएगा, कैल्साइट। कैल्साइट एक मिनरल होता है कैल्शियम का, फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट मिनरल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कैल्साइट मिनरल लिया, ध्यान समझिएगा, ये कैल्साइट मिनरल लिया। इस कैल्साइट मिनरल को ऐसे कट कर दिया जाता है। कट करने से इसके 2 टुकड़े मिलेंगे, और भी इसमें कटिंग की जाती है, बस उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। कट करने से इसके 2 टुकड़े मिलेंगे, एक ही टुकड़ा हो गया और ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और फिर इन दोनों टुकड़ों को आपस से जोड़ दिया जाता है
और जोड़ने में ध्यान रखा जाता है कि जो एंगल रहे यहाँ पर वो 68 डिग्री का रहे। उतना सब कहानी नहीं जानना है, सिर्फ कैल्साइट क्या होता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो क्या करेगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको एक ऐसा सिंगल स्लैब लेंगे, उसको कट करेंगे और वापस से जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ने के लिए जो यहाँ पर एक ग्लू लिया जाता है वो होता है कनाडा बाल्सम, CB से लिख देता हूँ, कनाडा बाल्सम। ये एक ग्लू होता है, गम होता है, जिससे इसको जोड़ दिया जाता है। समझ लीजिए एक तरीके का सीमेंट है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया जाएगा, ये निकोल प्रिज्म है और यहां से इसको जोड़ा गया है। जोड़ने का काम ये पूरा निकोल प्रिज्म है। यहां पर आधा पार्ट था, दोनों को जोड़ दिया गया है। ये जोड़ने के लिए जो यूज किया गया है वो होता है कनाडा बाल्सम। यहां पर एंगल होता है 68 डिग्री का। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या, जो यहां से लाइट गुजरेगा उसमें से एक कंपोनेंट सीधा निकल जाएगा। जब इस निकोल प्रिज्म से लाइट बाहर निकलेगा तो एक कंपोनेंट लाइट का सीधा निकल जाएगा और एक कंपोनेंट इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब ये मान लीजिए इस तरफ चला गया, एक कंपोनेंट इधर चला गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और एक कंपोनेंट सीधा निकल आया। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है बट उससे मतलब नहीं है, ये कंपोनेंट निकल के बाहर आ गया। ये जो यहां पर हमको कंपोनेंट मिला है इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसा लाइट जो एक ही डायरेक्शन में पोलराइजेशन रखता हो, या एक ही डायरेक्शन में, एक या कहें उस एक ही प्लेन में उसका वेव ऑसिलेशन दिखाता हो, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो होता क्या है यहां पर, काम की बात क्या है कि जब लाइट यहां पर इससे पास किया जाता है, जब लाइट इससे पास किया जाता है और तो उसमें से एक कंपोनेंट निकल जाएगा और एक कंपोनेंट आगे चला जाएगा। जो हट गया वहां से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण हट गया यहां पर, इसीलिए मैंने इसको दिखाया। ये मान लीजिए एक कंपोनेंट है, हालांकि इससे बहुत कुछ कहानी, उस कहानी में हम नहीं जाएंगे कैसे होता है, इसका काम क्या होता है। यहां ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म का नाम आपको पता होना चाहिए। इस प्रिज्म का नाम होता है, इस पूरे को बोला जाता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये किससे बना होता है, कैल्साइट से बना होता है। कैल्साइट क्या है सर, कैल्साइट जो है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल है, या कैल्शियम का मिनरल है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है। हालांकि इसमें बहुत कुछ होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह के बारे में पढ़ना चाहिए, बट अपने सिलेबस में नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम का जो मिनरल है, कार्बोनेट मिनरल, उसको कैल्साइट कहते हैं। इससे बनाया जाता है निकोल प्रिज्म। तरीका मैंने बता दिया, कैल्साइट लिया जाएगा, उसको कट किया जाएगा, कट करके वापस से जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए कनाडा बाल्सम यूज करेंगे, जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, कनाडा बाल्सम यूज करेंगे। और इससे जो हमें लाइट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया। अब इसके आगे की कहानी ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो ठीक था। अब क्या करेंगे हम लोग,
अब हम लोग इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे सैंपल से। यहां पर हमारे पास एक ऐसा सिलिंड्रिकल ट्यूब होगा, इसमें सैंपल भरा रहेगा अंदर। यहां पर है एक्चुअल में सॉल्यूशन ऑफ जो भी कंपाउंड आप जानना चाहते हो उसके बारे में, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस ट्यूब में से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे। यहां पर ये जो ट्यूब है इसको कहा जाता है पोलैरीमीटर ट्यूब। अब क्या होगा इसके बाद, इस ट्यूब में से जब ये पीपीएल बाहर निकलेगा, इस ट्यूब में से जब ये पीपीएल बाहर निकलेगा तो फिर यहां पर हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल होंगे। जब इस ट्यूब में से पीपीएल बाहर निकलेगा तो हमारे पास 3 केसेस पॉसिबल होंगे। एक केस होगा कि ये लाइट जैसा इंटर किया था वैसा ही निकल जाए। एक हो सकता है कि यहां से निकलने के बाद ये पीपीएल किसी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इधर क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाए, और एक हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं भाई। बात यह है कि ओरिजिनली कैसा था ये, ओरिजिनली ये पीपीएल ऐसा था जैसे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, लेकिन हुआ क्या, सैंपल में से गुजरने के बाद ये ऐसा रोटेशन दिखा रहा है। ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। यहां जितने डिग्री का रोटेशन हुआ उसको बोल देते हैं थीटा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई ऐसा था ओरिजिनली, ये ऐसा था, लेकिन सैंपल में से निकलने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जितना एंगल घूमा उसको बोल दिया थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया बात इतना। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा आगे लिखता हूं, यहां जगह नहीं है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जैसा था वैसा ही निकल गया। तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। क्लियर हुआ बात इतना। ये 3 केसेस हमारे पास है। अगर इसने क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डिनोट किया जाएगा इसको स्मॉल डी से, और इसके लिए जो साइन यूज होगा एंगल का वो प्लस में रहेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसके लिए जो साइन यूज करेंगे वो प्लस में रहेगा। डेक्स्ट्रो में यहां पर स्मॉल डी यूज होगा, ध्यान रखिएगा। अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको हम कहेंगे, किसको कहेंगे, इस सैंपल को कहेंगे। ये जो सैंपल है वो, या ये जो कंपाउंड है वो अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो हम कहेंगे ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर ये कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हम कहेंगे ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। इसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल एल से, और इसके लिए जो एंगल लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर मैं ऐसा भी लिख देता हूं वैल्यू के साथ, यहां मैं लिखूंगा एंगल, इस केस में लिखूंगा प्लस थीटा, और यहां लिखूंगा माइनस थीटा। क्लियर हुआ बात इतना। ये हो गई अभी तक की कहानी। यहां पर क्या है देखिएगा ध्यान से, हम यहां पर क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। लाइट सोर्स लेते हैं, जनरली सोडियम डी लैंप लिया जाता है, जिसका कि वेवलेंथ, सोडियम डी लैंप का वेवलेंथ, जो रेडिएशन निकलता है उसका वेवलेंथ होता है 589.3 नैनोमीटर।
कई बार ये भी पूछा, हालांकि आगे लिख देंगे, छोड़ दो, बाद में लिख देंगे इसके बारे में हम लोग। चलिए पहले काम की बात करते हैं। हमने लाइट सोर्स लिया, जनरली सोडियम डी लैम्प लिया जाता है। ये लाइट सोर्स के अंदर अभी यहाँ से जो लाइट सोर्स बाहर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने लाइट सोर्स लिया, इससे जो लाइट निकलेगा उसमें अभी लाइट के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेशन दिखा रहे हैं। हम उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करेंगे। निकोल प्रिज्म एक्चुअल में क्या होता है, कैल्साइट मिनरल से बना हुआ प्रिज्म होता है। इसको बनाने के लिए हम 2 कैल्साइट मिनरल लेते हैं और उसको 2 टुकड़ों में काट करके वापस से जोड़ते हैं, और जोड़ते टाइम एंगल 68 डिग्री रहे इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और जोड़ने के लिए जो वहाँ पर हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो कनाडा बाल्सम होता है। इससे निकलने पर, इससे पास होने पर एक कंपोनेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण हट जाएगा और एक कंपोनेंट बाहर निकलेगा। जो बाहर निकलेगा कंपोनेंट, उसमें एक ही डायरेक्शन में लाइट्स का जो भी कंपोनेंट है वो ऑसिलेट कर रहा होगा, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग एक पोलरीमीटर ट्यूब में से गुजारेंगे। इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर होगा क्या, इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर वो सॉल्यूशन होगा जिसका कि आपको ऑप्टिकल रोटेशन पता करना है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन आपको पता करना है। अब जब इससे निकलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस सैंपल में से निकलेगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि सीधा ऐसे ही रह जाए, निकलने के बाद ऐसा दिखे। एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो इसको कहेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी के लिए यहाँ पर स्मॉल l सिंबल यूज होगा, और लीवो रोटेटरी कंडीशन में जो भी एंगल लिखा जाएगा, मान लीजिए कि 2 डिग्री का रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखा जाएगा -2 डिग्री। या डेक्स्ट्रो रोटेटरी में मान लीजिए 3 डिग्री का रोटेशन हुआ तो लिखा जाएगा +3 डिग्री। क्लियर हुआ बात इतना? और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर थीटा का वैल्यू तो 0 ही रहेगा। ये हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पर। अच्छा, अगर कंपाउंड ने क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हम कह देंगे कि कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हो गया। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, ध्यान से समझिएगा, जहां पर कई बार हमसे गलती हो जाता है। देखिएगा ध्यान से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने किसी कंपाउंड में से पास किया, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास पोलरीमीटर ट्यूब है। इस ट्यूब का लेंथ L है और इसमें वो कंपाउंड भरा है जिसका आप ऑप्टिकल बिहेवियर जानना चाहते हैं। वो कंपाउंड है जिसका कि ऑप्टिकल बिहेवियर जानना चाहते हैं। तो यहां पर हो गया सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। और जब इसमें से लाइट बाहर निकला तो ऐसा निकला, मतलब जैसा था वैसा ही बाहर आ गया। अब आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो गिवन कंपाउंड है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन इसका C है, मान लीजिए ये यहां पर कंपाउंड ले लिया हमने, यहां लिख देता हूं फिर से, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, और इसका कंसंट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं C है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको ऐसा दिया गया, यहां पर PPL था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसा था, आपने इस पोलरीमीटर ट्यूब में कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा और इसमें से PPL को गुजार दिया और आपको ऐसा मिला। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए वो जो कंपाउंड रहा होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो 99% लोग आंसर करेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 99% लोग यही आंसर करने वाले, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो, लाइट गया था, इसने कुछ नहीं घुमाया। ये भी तो हो सकता है कि उसने लाइट को
180 डिग्री या फिर 360 डिग्री रोटेट घुमा कर दिया हो। मान लीजिए ऐसा गया लाइट और ये 180 डिग्री घूम गया, या ऐसे गया पूरा 360 डिग्री घूम गया। मतलब देखिए ऐसे यहां से गया, ये अब घूमना चालू किया, ये लाइट अंदर गया या घूमना चालू किया, या लाइट अंदर गया घूमना चालू किया और ये 180 डिग्री घूम के बाहर निकल गया, तो आपको तो ऐसा ही दिखेगा। या ऐसा भी हो सकता है ये लाइट अंदर गया, ये घूमते 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 360 डिग्री का रोटेशन पूरा ऐसे पूरा 360 डिग्री रोटेशन लेके बाहर निकला हो। तो यहाँ पर हो क्या सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर लाइट इंटर किया, रोटेट होना स्टार्ट हुआ, भाई जैसे जैसे लेंथ, इस सोल्यूशन तो इस पूरे में भरा हुआ है ना, यहाँ तो पूरे में सोल्यूशन भरा हुआ है, तो समझिएगा ध्यान से, ये सब जो डॉट्स दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड है। अब जैसे जैसे लाइट आगे जाएगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, ये लेंथ के जितना ज़्यादा लेंथ में गुजरता जाएगा ये इस ट्यूब के अंदर, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मॉलिक्यूल मिले, यहाँ पर मान लीजिए कि 10 डिग्री का रोटेशन हुआ, फिर थोड़ा और मॉलिक्यूल मिले 10 डिग्री का रोटेशन हुआ। अब सोचिए क्या हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये ऐसा था, फिर इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा रोटेट हुआ, और आगे गया, थोड़ा सा और इंटरेक्शन हुआ और रोटेट हुआ, फिर थोड़ा सा और इंटरेक्शन हुआ और रोटेट हुआ, फिर और रोटेट हुआ और फिर और रोटेट हो गया। आपको क्या दिखेगा, घुसते टाइम ऐसा, निकलते टाइम ऐसा, जो कि अंदर पता लगा घूम रहा था। कुछ समझ में आया क्या, ये घूम रहा था ऐसे। तो ये भी हो सकता है कि पीपीएल में आपको थीटा वैल्यू 0 मिल रहा हो, पीपीएल का वैल्यू आपको पीपीएल से सैंपल में से गुजारने के बाद पीपीएल के लिए थीटा वैल्यू आपको, ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू आपको 0 डिग्री मिल रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड में बी ऑप्टिकली एक्टिव और इट में बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, इससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आप यहां पर बोल सकते हैं कि इसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि गिवन कंपाउंड में बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि यहां पर क्या पॉसिबिलिटी निकलती है, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, या पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकलती हैं। हो सकता है कि यहां पे थीटा का वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री हो सकता है थीटा का वैल्यू 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अगर 0 डिग्री आया तो इसका मतलब कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर उसने 180 डिग्री और 360 डिग्री जैसा रोटेशन दिखाया तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो फिर हम करेंगे क्या, हम कैसे कंफर्म करेंगे, हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे क्या, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दें सॉल्यूशन का, या फिर हम इस पोलरिमीटर ट्यूब का लेंथ चेंज कर दें। मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन वही रखा, लेंथ कम कर दिया, तो इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो अब एंगल मान लो 180 रहा हो थोड़ी देर के लिए, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि पोलरिमीटर ट्यूब है ये इतने लेंथ का, यहां पर 180 डिग्री घुमा रहा है, मैंने पोलरिमीटर ट्यूब छोटा कर दिया, तभी यहां पर इंटरेक्शन के लिए ज्यादा अवेलेबल मॉलिक्यूल्स थे, कंसंट्रेशन वही रखा है, बस लेंथ कम कर दिया, उसके अंदर सैंपल को भर दिया। तो अब क्या होगा, अवेलेबल मॉलिक्यूल्स कम हो गए इंटरेक्शन के लिए, तो रोटेशन क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा,
अगर मान लो यहाँ 180 डिग्री रहा होगा तो अभी लेंथ कम कर दिया ना हमने, तो यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा मान लीजिए कि 175 डिग्री आ गया तो कंफर्म हो गया ना। अब 175 होगा तो ये सिचुएशन तो नहीं मिलेगा, वो घूम के ही मिलेगा आपको, कैसे भी मिले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं मिलेगा जैसा पहले था। तो हमें यहां पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अच्छा हमने एंगल यहाँ पर पोलैरिमीटर का लेंथ कम कर दिया या फिर बढ़ा दिया, ये भी हो सकता है। मान लीजिए बढ़ा दिया, 180 था तो 183 हो गया, तो 3 डिग्री आया ना। अगर पूरा ऐसे घुमाएंगे तो 183 में से आपको 3 डिग्री का जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिखेगा वो उसको ऐसा नहीं रहने देगा, या तो इधर या फिर इधर कहीं ना कहीं 3 डिग्री के एंगल पे दिखा देगा। इससे कंफर्म हो जाएगा अच्छा यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मान लीजिए लेंथ चेंज करने पर या कंसंट्रेशन चेंज करने पर ऐसा ही रहे, इसका मतलब कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहां पर इसके आगे की कहानी क्या है कि इसके आगे की कहानी क्या है कि अगर मान लीजिए हमने ऐसा दिया, पोलैरिमीटर ट्यूब में से पास किया और ऐसा मिला, और इसमें लिखा गया एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस और एट डिफरेंट लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। इसका मतलब कंपाउंड डेफिनेटली क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया बात इतना। हमने कंसंट्रेशन चेंज किया या फिर हमने लेंथ चेंज किया और अब कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि गिवन कंपाउंड डेफिनेटली क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये हो गया यहां पर इंपॉर्टेंट कहानी, ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसको मैं लिख देता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये जानना क्यों जरूरी है, देखिए होता क्या है, जनरली बुक्स में आप पढ़ेंगे या जनरली पढ़ाने में भी लोग वह गलती से बोल देते हैं ऐसा कि अगर मान लो कि ऑप्टिकल रोटेशन आपको दिख नहीं रहा हो, जीरो दिख रहा हो, तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं कहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके उसको कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए लार्ज रोटेशन है, जैसे कि 180 डिग्री का या 360 डिग्री का रोटेशन है, ठीक है, तो उस केस में तो क्या मिलेगा आपको, ऐसा ही दिखेगा। और कंपाउंड घुमा रहा है 180 डिग्री, कंपाउंड घुमा रहा है 360 डिग्री लाइट को, तो ऑप्टिकल रोटेशन तो है बट लग रहा है कि नहीं है। क्लियर हुआ बात इतना। तो हमको यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ा, जिसमें हमने क्या कर दिया, हमने यहां पर क्या किया, ये पीपीएल डाला इधर, पीपीएल उधर निकला, लेकिन हमने कंसंट्रेशन बदला। इसलिए मैंने लिखा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन और दो में से कोई एक काम करिए। हालांकि और भी केसेस पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम क्या करें, टेम्परेचर बदल दें, ना तो लेंथ बदले ना कंसंट्रेशन बदले, टेम्परेचर बदल दें, वो भी एक हो सकता है। एक ये भी सकता है कि आप ना तो टेम्परेचर बदलिए, ना कंसंट्रेशन बदलिए, ना पोलैरिमीटर का लेंथ बदलिए, जो पीपीएल है उसका लेमडा चेंज कर दीजिए। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, क्या क्या वेरिएशन किए जा सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे। वैसे कंसंट्रेशन वेरिएशन किया जा सकता है, लेंथ का वेरिएशन किया जा सकता है, पीपीएल का वेवलेंथ बदला जा सकता है, या फिर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करें उसको बदला जा सकता है। इन चार में से किसी एक पैरामीटर को बदल करके अगर आपको ऑप्टिकल रोटेशन ऐसा ही मिला तो कंफर्म कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर हुआ। लेकिन अगर सिंगल एक्सपेरिमेंट करके आपको ऐसा मिला तो हो सकता है कि कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो और हो सकता है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। दोनों पॉसिबिलिटीज मान के चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब जीरो बस नहीं हुआ, ये मतलब यहां पर 180 डिग्री भी हुआ और ये मतलब 360 डिग्री भी हुआ। तो सर पीछे आपने यहां पर फिर जीरो क्यों लिख दिया, ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझाया है, बेसिक समझाया। अभी मैंने बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाया।
कहानी तो यहाँ है ना, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का एक बेसिक पार्ट सिखाया है, इसलिए यहाँ 0 लिख दिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो एक्चुअल कहानी है, मतलब इसमें कुछ भी एग्जाम में घुमा नहीं पाएगा अपने को, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा मैंने पहले बना, चलिए कोई बात नहीं, आप लिख तो लेंगे बाद में। इसको मैं बोल देता हूँ एक्सपेरिमेंट 2। अगला देखते हैं एक्सपेरिमेंट 3। मान लीजिए यहां पर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिया और ये पोलारीमीटर ट्यूब है, इसके अंदर सैंपल भरा हुआ है, आप समझ ही सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और इस पीपीएल को इससे से गुजार दिया और घुमाने पर यहां पर हमको, मैं 2 केसेस एक साथ बात कर देता हूं। मान लीजिए हमको ऐसा मिला, छोड़िए एक एक करके देखते हैं, इजी रहेगा। यहां पर मान लीजिए ऐसा मिला, अगर ऐसा मिला यहां पर ये ऐसा मिला, कुछ भी थीटा वैल्यू है मान लीजिए। अब आपसे इसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। क्वेश्चन है कि गिवन कंपाउंड डी है या फिर एल है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। तो बहुत से लोग क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज घुमाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। बहुत से लोग यही कहेंगे कि क्लॉकवाइज घुमाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और तब भी गलत हो जाएंगे आप। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए इसने यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं अलग से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर ये पीपीएल ऐसा था, ऐसा क्लॉकवाइज घूमा 2 डिग्री, मान लीजिए क्लॉकवाइज 2 डिग्री घूम गया, आपने बोल दिया डेक्स्ट्रो है। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिएगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिएगा, ये पीपीएल है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा 362 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज घूमा कितना, 362 डिग्री। अब समझिएगा, ये ऐसा है, ये हुआ इसका 180 डिग्री, ठीक है, ये हुआ इसका 362, ठीक है ना, और ये आपका हो गया, देखिएगा ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा है, ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया आपका 180 डिग्री, नहीं 360 नहीं 358 डिग्री, ऐसा ले लेते हैं, सॉरी यहां पर ले लेता हूं 3, एंटी क्लॉकवाइज घुमा 358 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान समझिएगा, कंसेप्ट सीखिएगा, आपको यहां पर कंसेप्ट सीखना। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ये घूमा 180 डिग्री, अब अगर ये पूरा एक बार 180 और घूम जाए 360 हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये 180 डिग्री घुमा दिया, एक 180 और दे दूंगा तो 360 हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें से 2 डिग्री कम घुमाता हूं तो यहां पे आएगा कहीं, मतलब ये ऐसा होगा। जबकि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये पूरा यहां से इतना डिग्री घूमा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अब आपको यहां पर भी वही एंगल मिलेगा, 2 डिग्री ही दिखेगा, जबकि एक्चुअल में वो घूमा था 358 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझे क्या? फिर एक बार बोलता हूं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये ऐसे घूमा है, ध्यान से एक बार फिर कहानी समझाता हूं, क्वेश्चन पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे गलती कर देते हैं। ऐसा डायग्राम बना के दे दिया, ऐसा फोटो बना के दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए यहां पर जो कंपाउंड लिया गया है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। तो मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए दिख रहा है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि आप
जब तक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नहीं जान लीजिए, आप यहां पर क्या बोलिएगा, इट मे बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इट मे बी लीवो रोटेटरी। सर कैसे, समझिएगा कहानी को, फिर बताता हूं ध्यान से। मान लीजिए यहां पर, इसको साइड करता हूं पहले, हाँ देखिए, इसको देखने दो, हाँ चलो देखो ध्यान से इधर। मान लो हमारे पास ये ऐसा लाइट, मैंने बोला कि ये यहां पर ऐसा था, यहां से ये क्लॉकवाइज घूमा 2 डिग्री, ये हो गया, और यहां पर एंगल हो गया 2 डिग्री। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, आपको यही फोटो दिखेगा। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा था, मतलब ये ऐसा था पहले, और यहां से घूमा ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां से ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अभी ये घूमा है सिर्फ, सॉरी यहां पे घूम गया ये 358 डिग्री, 358 डिग्री, तब भी आपके एंगल 2 डिग्री दिखेगा, और यहां से देखने लगेगा कि ये क्लॉकवाइज है, जबकि एक्चुअल में कैसा रोटेशन है इसका, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर आपको ऐसा फोटो दिखाई दे जाए, हाँ एग्जामिनर बोल दे कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, कोई टेंशन नहीं। एग्जामिनर जब बोल रहा है भैया तो हमको क्या लेना देना, क्लॉकवाइज बोल रहा है एग्जामिनर कि लाइट को, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट किया, सीधी सी बात है, क्लॉकवाइज घुमाया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया लीवो रोटेटरी। बात है फोटो बना के दे दिया, ऐसा फोटो, ये डायग्राम बना के दे दिया, और तब पूछ लिया कि बताओ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी, और कुछ नहीं लिखा कहीं भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखिए नहीं लिखा है कुछ भी, तो आप थोड़ा वहां पे कॉन्शियस रह जाइएगा, थोड़ा होश में काम करिएगा। हो सकता है कि आपको जो यहां पर एक एग्जांपल जो मैंने लिया, हो सकता है कि जो आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, ऐसा भी हो सकता था कि वो 358 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा हो, ऐसे 180, और फिर ये ऐसे बाकी बचा हुआ एंगल हो सकता है। तो आप यहां पर गलती कर सकते हैं। तो काम की बात यहां पर क्या है, काम की बात यहां पर है कि अगर ऐसा फोटो दे दिया और पूछा ये डेक्स्ट्रो है लीवो है, तो आप कहेंगे जब तक सेकंड एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर लेते, हम नहीं बता सकते ये डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो रोटेटरी है। क्योंकि हो सकता है कि जो हम स्मॉल रोटेशन समझ रहे हैं 2 डिग्री का, वो क्लॉकवाइज में, हो सकता है कोई एक लार्ज रोटेशन हो 358 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर हुआ बात इतना? ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। और भी हो सकती है कहानी जैसे मान लीजिए यहां पर ये अपना हुआ ये 180 डिग्री, 180 से थोड़ा सा कम कर लो 178 डिग्री, तो 180 नहीं ठीक है 358 समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ बात इतना? तो कहानी समझ में आनी चाहिए आपको मेनली। अब एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये क्या होगा, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप कहेंगे कि गिवन कंपाउंड मे बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब कि डी, और लीवो रोटेटरी। गिवन कंपाउंड में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो कंफर्म कैसे करेंगे? फिर वही कहानी, कंसंट्रेशन बदल दीजिए, या फिर आप यहां पर लेंथ बदल दीजिए, या फिर आप यहां पर वेवलेंथ बदल दीजिए, या फिर टेम्परेचर बदल दीजिए। मैंने आपको 4 पैरामीटर्स पढ़ाए अभी पीछे, कंसंट्रेशन, लेंथ, वेवलेंथ, टेम्परेचर। इन 4 में से कुछ भी चेंज करेंगे और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। मोस्ट कॉमनली कंसंट्रेशन और लेंथ ही यूज होता है। तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब का लेंथ ज्यादा कम करेंगे, और फिर अगर वहां पर हमको रोटेशन
क्लॉकवाइज जैसा ही दिखा तो फिर हम कंफर्म कर जाएंगे, बट सिर्फ ये फोटो देख करके नहीं बोलेंगे। तो फिर वही बात, सर पीछे आपने ऐसा क्यों लिखा? फिर पीछे तो सर आपने ऐसा लिख दिया है कि अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, अभी भी सही है। क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो-रोटेटरी, उस बात में मैं अभी भी नहीं बदलाव कर रहा हूं। क्लॉकवाइज घुमा दिया डेक्स्ट्रो-रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया लीवो-रोटेटरी, अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, अभी भी बोल रहा हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव। थीटा इज इक्वल टू 0, अभी भी कह रहा हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात है कि एग्जामिनर नहीं बोल रहा है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसा फोटो बना के दे रहा है और फिर पूछ रहा बताओ क्या होगा। तब तो आपको बताना पड़ेगा। एग्जामिनर फोटो बना करके ऐसा दे दिया है, तब तो आपको बताना पड़ेगा। उसने नहीं लिखा थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आपको यहां पर थीटा के 3 वैल्यू दिखने चाहिए। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 360। 0 पे इनएक्टिव, 180 360 पे एक्टिव। क्लियर हुआ बात इतना? अब एग्जामिनर ऐसा फोटो बना दे और उसके नीचे लिख दे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्लियर हुआ बात इतना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख दिया, ऐसा फोटो बना के ऑप्टिकली एक्टिव। बात यह है कि कुछ नहीं लिखा, ये फोटो बना के दे दिया। पीछे वाले केस में मैंने क्या किया था, यहां पर पीछे वाले केस में देखिए मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, तब ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा। यहां मैंने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज, यहां मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज। फिर आगे आते हैं, आगे आते हैं, ऐसा दिया, ऐसा था वैसा ही निकल गया। डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ऐसा ही है, डिफरेंट लेंथ पर ऐसा ही है, और आगे हो सकता है डिफरेंट टेम्परेचर पर ऐसा ही है, डिफरेंट वेवलेंथ पर ऐसा ही है। इसका मतलब डेफिनेटली कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर हुआ बात इतना? इसके अलावा यहां पर अगला एक्सपेरिमेंट, ऐसा फोटो बना के दे दिया, कहीं नहीं लिखा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ फोटो बना के दे दिया। तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर अपना दिमाग लगाएंगे कि आप सोचेंगे अरे यार जो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे घूमा है, हो सकता है कि ऐसे घूम के आया हो। जिसको मैं सोच रहा हूं कि ऐसे रोटेट हुआ है, हो सकता है कि वो ऐसे रोटेट होकर आया हो, ऐसे। क्लियर हुआ? या हो सकता है कि एक लार्ज रोटेशन लेके आया हो, ये भी हो सकता है। तो वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ बात इतना? तो यहां पे पूछ लिया डेक्स्ट्रो या लीवो, आंसर क्या करेंगे? इट में बी डेक्स्ट्रो, इट में बी लीवो। तो गिवन कंपाउंड में बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब हम कंफर्म कह देंगे हाँ ये डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो है। क्लियर हुआ बात इतना? ये हो गया। तो लिखिएगा, पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर आगे कहानी पढ़ते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है। हेडिंग लिखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लिखा ही होगा आपने, ठीक है ना? फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम नहीं दिख रहा होगा तो मैं पार्ट्स में दिखा देता हूँ। पहले इतना दिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा जगह लगेगी ड्रॉ करने के लिए, तो उस हिसाब से ड्रॉ करिएगा। पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए वीडियो पॉज करके। यहाँ लिखा है सोडियम डी लैम्प मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स। यहाँ लिखा गया है लाइट सोर्स, फिर उसके ब्रैकेट में लिखा है सोडियम डी लैम्प और नीचे लिखा है मोस्ट कॉमन लाइट सोर्स। पहले इतना बनाइए वीडियो पॉज करके। हेडिंग लिखना है पोलैरिमेट्री, उसके अंदर फिर लिखना है फिर उसके बाद ये फोटो बना लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। अब इसे नोट करिए।
अभी एक्सपेरिमेंट 2 नोट करिए। एक्सपेरिमेंट 2 नोट करिए। इसका एक्सपेरिमेंट 3 नोट कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट 3 अब नोट करिए। एक्सपेरिमेंट 3 नोट करिए जल्दी, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखा जाए। चलो एक और केस देख ही लेते हैं, क्यों रह जाए। पहले वाला कंसेप्ट ही है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4, यहां पर आपको क्या दिया गया, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिया गया और फिर यहां पर एक ये पोलैरिमीटर ट्यूब है, इसके अंदर कोई कंपाउंड भरा हुआ है, इसका सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसको निकाल दिया और ऐसा फोटो बना के दे दिया और फिर पूछ लिया कि जो गिवन कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। ये एंगल मान लो यहाँ पर थीटा है। तो बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, अच्छा ये फोटो देखा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो लीवो रोटेटरी होगा, ऐसा टिक करके आ जाएंगे। पिछला वाला केस ही है, समझते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये ओरिजिनली ऐसे रहा हो, ये पहले ऐसा रहा हो और अगर हमको अभी ऐसा दिख रहा है तो एक हो सकता है कि रियल में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमा हो, सच में एंटी क्लॉकवाइज घूमा हो। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, कि जो हमने अभी जस्ट पीछे वाला केस देखा वैसा ही यहां पर ये पहले ऐसा रहा हो और अगर हमें ऐसा दिख रहा है, अगर हमें ये ऐसा दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज घूमा हो एक लार्ज रोटेशन लेके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 358 डिग्री। तो 358 डिग्री में भी आपको यहां पर 2 डिग्री ही दिखाई देगा, या हो सकता है कि ये 178 डिग्री हो तब भी आपको यही दिखाई देगा। तो फिर वही बात बोलता हूं, ऐसा दिया गया फोटो और पूछा गया डेक्स्ट्रो या लीवो, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा गिवन कंपाउंड में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इट में भी लीवो रोटेटरी। तो यहां पर भी आपका आंसर वही जाएगा जो पहले गया था, पुरानी ही कहानी है, कुछ नया नहीं है। तो आप यहां पर आंसर क्या करेंगे कि गिवन कंपाउंड में भी डी और इट में भी एल। डेक्स्ट्रो को हम डी से और लीवो को हम एल से डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे कंसंट्रेशन चेंज करके, लेंथ चेंज करके, या फिर वेवलेंथ चेंज करके, या फिर टेम्परेचर चेंज करके, मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए, और ऐसा ही मिले तो फिर हम बोल देंगे कि ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। लेकिन सिंगल एक्सपेरिमेंट से हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्लियर हुआ बात इतना? तो आपसे कहीं कोई पूछता है कि क्या एक एक्सपेरिमेंट से आप डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बता सकते हो, तो आंसर है नहीं, नहीं बता सकते हो। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट देख करके डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी बताना पॉसिबल नहीं है, हमको मिनिमम 2 एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ बात इतना? एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर कंसंट्रेशन चेंज किया, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बेसिस पर कंसंट्रेशन चेंज कर लो, कंसंट्रेशन नहीं चेंज करना तो पोलैरिमीटर ट्यूब का लेंथ चेंज कर लो, वो नहीं चेंज करना है तो फिर जो आप पीपीएल यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ बदल दो, वो नहीं चेंज करना है तो टेम्परेचर बदल दो, कुछ तो कर लो। और उस तरीके से आप जनरली कंसंट्रेशन और लेंथ का ही खेला जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कंसंट्रेशन और लेंथ पे कर रहा हूँ।
ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर पहले पॉइंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन वाले जो पूछ लिया गया, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लिखते जाइए मेरे साथ, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स which are required to say a given compound is, to say that given compound is dextrorotatory और लीवोरोटेटरी। मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखना है। एक ऑप्शन है 1 एक्सपेरिमेंट, एक ऑप्शन है 2 एक्सपेरिमेंट्स, एक है 3 एक्सपेरिमेंट्स, एक है 4 एक्सपेरिमेंट्स। आंसर क्या करेंगे? 2 एक्सपेरिमेंट्स। कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट तो लगेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा 1 2 3 4 ऑप्शन और 2 टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर स्पेसिफिक रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिक रोटेशन। ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इसको डिनोट किया जाता है अल्फा। जो भी वेवलेंथ यूज किया जाएगा पीपीएल का, उसका वैल्यू लेमडा, और जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो टेम्परेचर मान लो यहां पर T, ऐसे लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला, जनरली हम लोग जो लाइट सोर्स लेते हैं वो सोडियम डी लैंप होता है, तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाएगा अल्फा। सोडियम डी लैंप का डी ले लिया जाएगा, सोडियम डी लैंप से डी उठा लिया जाएगा, और जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट होगा जनरली 25 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, तो यहां पर हम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिख देते हैं। ये एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन हो गया कि लेमडा वैल्यू लिखिए, जिस भी पीपीएल का यूज किया आपने उसका लेमडा वैल्यू लिखिए, जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किया वो लिखिए। बट मैंने क्या बोला, जनरली मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला लाइट सोर्स सोडियम डी लैंप है। तो जब मोस्ट कॉमन सोर्स सोडियम डी लैंप है, तो यहां पर सोडियम डी लैंप, यहां पर मैं लिख भी देता हूं सोडियम डी लैंप, तो यहां से उसका डी लिख दिया जाता है। सोडियम डी लैंप से मिलने वाले पीपीएल का वेवलेंथ होता है 589, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आगे लिख देंगे अपन 589.3 नैनोमीटर। ठीक है ना, ये लिख दिया जाता है। और जनरली एक्सपेरिमेंट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो टेम्परेचर बता दिया जाएगा कि इस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब 2 पैरामीटर हमने फिक्स कर दिए, एक लाइट सोर्स फिक्स कर दिया, मोस्ट कॉमन केसेस के हिसाब से बात करें तो सोडियम डी लैंप ले लिया 589.3 नैनोमीटर। हो सकता है कि कहीं पर सिर्फ 589 लिखा हुआ मिले, वो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा हमने यहां पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। और अब हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन को। ये तो इसका फॉर्मूला है, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, मान लीजिए सोडियम डी लैंप लिया है तो डी, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड, मतलब एक्चुअल में कितना ऑप्टिकल रोटेशन आपको मिला वो वैल्यू, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय लेंथ। ये हो जाएगा एक्चुअल में स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब। ये एक्चुअल में स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर मोलैरिटी नहीं है। यहां पर ये जो कंसंट्रेशन है ये लिखा जाता है ग्राम पर ml में, और यहां जो L है ये एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब
और ये लिखा जाता है यहां पर डेसीमीटर में। और ये क्या है? दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। और इसका वैल्यू किस में लिखा जाएगा? डिग्री में। इसका वैल्यू किस में लिखा जाएगा? डिग्री में। ठीक, कितना डिग्री हुआ? ठीक है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल, एक लाइन में लिख देता हूं, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, और इसको लिखा जाएगा किसमें? डिग्री में। जैसे 2 डिग्री का रोटेशन, 3 डिग्री का रोटेशन। जैसे आपको पता है ना भाई, रोटेशन को हम लोग, एंगल को हम लोग डिग्री में और रेडियन में 2 तरीके से बताते हैं, तो यहां पर डिग्री यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? ये जो यहां पर है, ये जो वैल्यू है, ये क्या है? एक्चुअल में स्पेसिफिक रोटेशन है। ये जो टर्म है, ये क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन। तो कैसे डिफाइन करोगे स्पेसिफिक रोटेशन को? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें? ग्राम पर एमएल में, एंड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट कंसंट्रेशन के लिए कितना ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व हुआ, वो कहलाता है स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो फॉर्मूला हो गया, सबसे खतरनाक बात, आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज, या फिर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज, ऐसा भी दे सकता है। एक ऑप्शन दे दिया डिग्री, और एक ऑप्शन दे दिया डिग्री। यहां से यूनिट निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये डिग्री हो जाएगा, डेसीमीटर नीचे है तो डेसीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स, और एमएल ऊपर चला जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? डिग्री डेसीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स ml पावर 1। तो ज्यादातर तो लोग क्या गलती करेंगे, रोटेशन नाम आया ही या ऑप्टिकल रोटेशन आया तो डिग्री आंसर टिक करके चले जाएंगे, जबकि एक्चुअल आंसर क्या होगा बताइए? एक्चुअल आंसर होगा डिग्री डेसीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स और ml। ये एक्चुअल में यूनिट इसका ये होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बट अगर एग्जाम में आ जाए तो मैक्सिमम लोग इसमें गलती करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगेगा अच्छा ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ डिग्री में तो बताते हैं। जैसे क्या होता है, सुनिए ध्यान से, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मान लो ये कोई कंपाउंड ले लिया x, अब बोलेंगे इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन 2 डिग्रीज है, तो आपकी आदत हो जाती है 2 डिग्री। एक्चुअल में क्या है? 2 डिग्री पर डेसीमीटर पर ग्राम ml है। क्लियर हुआ ना? एक्चुअल में क्या है? 2 डिग्री का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, इसका यूनिट कैसे निकाला गया होगा? ये कहां से आया होगा? ये एक्चुअल में क्या रहा होगा? ये रहा होगा कुछ इस तरीके से, ऑप्टिकल रोटेशन पर ग्राम, मतलब पर ग्राम पर एमएल और पर डेसीमीटर लेंथ। ये एक्चुअल में यहां से आया है, बट होता है कि हम इस पूरे को सीधा सीधा कई बार ऐसा लिख देंगे। मान लो इसका सॉल्व करने पर वैल्यू 2 आया, एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल के लिए समझिए कि सॉल्व करने पर वैल्यू 2 आया, तो हम यहां पर पूरा यूनिट ना लिख करके सिर्फ डिग्रीज लिख देते हैं, ठीक है ना? बट एक्चुअल में वो पूरा यूनिट ये होता है। क्लियर हुआ? तो आपसे कभी किसी ने पूछा तो ध्यान रखिएगा, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई स्पेसिफिक रोटेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन डिग्रीज, बट एक्चुअल यूनिट इज डिग्री डेसीमीटर इनवर्स ग्राम इनवर्स ml। ये एक्चुअल यूनिट है। छोटी सी बात है, ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हुआ? अब यहां पर इसको पहले नोट कर लेते हैं जल्दी से, लिखिएगा जल्दी से पहले, स्पेसिफिक रोटेशन हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन,
यहाँ ये भी लिख लीजिएगा, इस लेमडा को लिख लीजिएगा वेवलेंथ ऑफ पीपीएल, और इस टेम्परेचर को लिख लीजिएगा टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखना होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ये स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ कंसंट्रेशन ग्राम पर ml में लिया गया है और लेंथ ऑफ पोलारीमीटर ट्यूब डेसीमीटर में लिया गया है। तो यहाँ से यूनिट बना इसका ऑप्टिकल रोटेशन के लिए डिग्री, डेसीमीटर इनवर्स, ग्राम इनवर्स और ml ऊपर चला गया तो ml पावर 1। तो जल्दी से फॉर्मूला लिखिए। और अब इसके बाद ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन इज। ठीक है, चलिए अब जब आपने ये फॉर्मूला देखा, जब आपने देखा अल्फा लेमडा टेम्परेचर इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व डिवाइड बाई कंसंट्रेशन और लेंथ, तो इसको मैं मॉडिफाई करके कैसे लिखूंगा, ध्यान समझिएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा लेमडा टी इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एंड लेंथ। यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू अल्फा लेमडा टी इंटू कंसंट्रेशन इंटू लेंथ लिख दूंगा। इसके बेसिस में क्या बोल सकता हूं, अल्फा ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब क्या होगा कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ेगा। इसके बेसिस हम लोग एक बात और कह सकते हैं, और वो क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो भी ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू बढ़ेगा, प्रोवाइडेड गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, तभी तो ये कहानी बात होगी। देखिए आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ये बात कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये पोलैरिमीटर ट्यूब लिया है, अब मैं अगर इसका लेंथ बढ़ा देता हूं तो होगा क्या, कंसंट्रेशन सेम रखते हुए मैं बढ़ा देता हूं तो पीपीएल यहां पर इंटरेक्शन करता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। यहां पर इंटरेक्शन के लिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यहां पर मान लीजिए इतना, तो यहाँ इतना, ऐसे रोटेशन बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना। या दूसरा, ट्यूब का लेंथ सेम रखिए, उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा डाल दीजिए तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे। तो काम की बात यह है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंटरेक्शन करने के लिए अवेलेबल मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे और उस कंडीशन में ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन ज्यादा मिलेगा। और इसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे ट्यूब का और कंसंट्रेशन सेम रखेंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल तब भी इंटरेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्शन के लिए मिलेंगे उसके रास्ते में, तो क्या होगा, ऑब्जर्व ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ जाएगा। उसी बात को यहाँ पर फॉर्मूले से समझाया गया है। हालांकि ये कहानी हम पहले से जानते हैं, ये कंसेप्ट हम पहले से सीख चुके हैं। ये मैंने क्यों पढ़ा है, आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड्स ऑन 4 आंसर जाएंगे, क्या क्या, कंसंट्रेशन, लेंथ, लेमडा और टेम्परेचर भी तो है। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोल दिया ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, तो पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल दिया, मतलब लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट कर दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तब दो ही चीजें बची, क्या, सी एंड एल। क्लियर हुआ बात इतना। तो यहां पर ये सिंपल सी बात हो गई, क्लियर हो गया। यहां पर हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट लेमडा एंड टी आर कांस्टेंट, इस बात को हम एज्यूम करके यहां पर ये कहानी लिख रहे हैं। चलिए जल्दी से यहां पर, ठीक है ना, , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ये लिख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं एट कांस्टेंट लैम्डा एंड टी। चलिए, तो जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला को यहां पर ये देखिए हमने मॉडिफाई कर दिया। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कहां से आ जाए कुछ नहीं पता ना, तो इसलिए जो भी पढ़ो परफेक्ट पढ़ो। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये हो गया यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन की पूरी कहानी, या फिर पोलैरिमेट्री के एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर ये सोचेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी कब दिखाएगा, मतलब कब कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा। तो उसका एक लाइन का आंसर है कि अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। अगर कोई मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, या सिंपल सी बात करें तो एकाइरल है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है। तो लिखिएगा जल्दी से, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, हेडिंग लिखिएगा कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। जल्दी से दोनों नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है। पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे बेसिक बात यही है कि अगर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव, काम खत्म। इतनी ही बेसिक बात है। अब इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके होंगे, हम लोग तरीके पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके आगे की जो कहानी है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। आज जो पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। पोलैरिमेट्री का एक्सपेरिमेंट का एक छोटा से छोटा कंसेप्ट जो मैंने सिखाया उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और कभी भी रोटेशन को फील करना हो तो अपना पेन ले लीजिएगा हाथ में और कॉपी पे रखिएगा। उसने बोला 2 डिग्री घूमा, तो आप सोचिएगा हो सकता है कि 2 डिग्री ऐसे घूमा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा 178 डिग्री घूमा हो, या फिर 358 डिग्री घूमा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लार्ज ऑप्टिकल रोटेशन और स्मॉल ऑप्टिकल रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे कई बार गलती हमसे हो जाती है, तो उस बात को भी अच्छे से समझना। और उसके लिए सीधा सा आपका पेन है, उसको घुमा के सोचिए कि नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही घुमा हो सकता है उल्टा घुमा हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने क्या सीखा कि किसी भी कंपाउंड को डेक्स्ट्रो या लीवो बोलने के लिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी बोलने के लिए कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट तो लगेंगे, ज़्यादा का कोई लिमिट है नहीं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया। अब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।